Hello, welcome students. Now in this lecture we are going to start with the new chapter that is perfect competition. Perfect competition देख लेते हैं क्या है perfect competition. Again इससे पहले जो है for the basic explanation I will going to request all of you to please go through with the previous lecture, previous videos. Then you will going to clear with the basic or you can say basis of the perfect competition, basic concept of it. अब परफेक्ट कंपटीशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने का समय आ गया है. अभी तक हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे. अब थोड़ा डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन को जानेंगे और असली इकोनॉमिक्स जो है अभी चालू होने वाला है. द सेमेस्टर 2 FY BCom सेकेंड चैप्टर दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली. दिस इज़ नॉट अ 12th स्टैंडर्ड और द FY BCom सेमेस्टर 1. दिस इज़ अ सेमेस्टर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेंगी. बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नेम एज यू कैन सी क्लास. यहाँ पे क्या है, नाम है हमारा परफेक्ट कंपटीशन. हम क्या करते हैं, सब चीज़ें परफेक्ट करते हैं. तो इसलिए हमने क्या किया है, कंपटीशन भी परफेक्ट ही की है यहाँ पे. फिर इसमें कवर करना है हमको क्या, मीनिंग ऑफ फीचर्स है. ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं. फिर इक्विलिब्रियम कंडीशंस देख के फर्म के सप्लाई को क्या करेंगे, फर्म सप्लाई कर्व को भी कवर करने वाले हैं. तो जरा ध्यान देना यहाँ पे. बात करें मीनिंग्स एंड फीचर्स की, तो ऑलरेडी हमने क्या की है, पढ़ी हुई है. सो मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन क्लास. यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान देना. वी ऑफन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द प्राइसेस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज दैट वी कंज्यूम आर डिटरमाइंड. And it is an accepted fact that the demand for and supply of a commodity determines its market price. But this demand supply interaction is influenced by the economic environment which is a seller operates. हम क्या करते हैं जनरली, ये सब चीज़ों प्राइस कैसे वेरी करता है, हम कैसे परचेस करते हैं, हम कैसे सेल करते हैं, प्राइस पे किसका कंट्रोल है, डिमांड सप्लाई कैसे मीट करते हैं, वो सब चीज़ें हमने बहुत पहले पढ़ी हुई हैं. सो डिमांड एंड सप्लाई के इंट्रैक्शन से ही क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक सेलर और एक बायर क्या करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं. एक पर्टिकुलर प्राइस पे बोथ बायर एंड सेलर विल कम एंड दे विल गोइंग टू डिसाइड एट व्हाट प्राइस, और दे विल गोइंग टू डिसाइड कि कितना क्वांटिटी कौन से प्राइस पे क्या करना है, हमें परचेज एंड सेल करना है. और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अ कॉम्पिटिशन. सो एक एक्टर आ गया यहाँ पे, इकोनॉमिक्स में भी एक्टर्स आ रहे हैं जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में होते हैं. नाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तुमने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं. हम यहाँ पे उसे बोला जाता है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स बट स्टिल इसे हम बोलते हैं क्या, पेस्टल. देयर आर द 6 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. एक होता है तो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक होता है आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, एक होता है आपका सोशल एनवायरनमेंट, एक होता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एक होता है आपका लीगल एनवायरनमेंट, और एक होता है आपका दैट इज द बेसिक एनवायरनमेंट. वेट. सो पेस्टल इज नथिंग बट व्हाट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट. ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड लाइक दैट. उसमें से एक होता है हमारा क्या, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन के लाइफ में क्या होते हैं, ये एनवायरनमेंट्स होते हैं. और उसमें से एक एनवायरनमेंट होता है वो है हमारा क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम अपने ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, परचेज एंड सेल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. वो एक्टिविटीज़, वो पर्टिकुलर थिंग क्या होता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हो जाता है. जहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व हुई, पैसे इन्वॉल्व हुए, पैसे आए, वो हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर है तुम्हारा कॉम्पिटिटर, दैट इज कॉम्पिटिशन. हाउ मैनी राइवल फर्म्स आर सेलिंग द सेम और द सिमिलर प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन. हाउ आर दे प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट्स, how they are deciding the prices of their product, what are the kinds of advertising campaigns they are planning,
These are the certain questions which we are the answer of which we're going to study, we're going to learn, we're going to understand the answers of this question in this particular session. This question constantly proves to challenge the sellers, and to understand the significance of this competition हमको क्या करना होगा, इसको पढ़ना है. ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तुम्हें, ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स, ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स, हाउ दे आर प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट, हाउ द मेनी राइवल्स आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट और द सिमिलर प्रोडक्ट, इसके आंसर्स तुम्हें मिलेंगे. ये क्वेश्चन, ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें ये चैप्टर्स के बाद मिल जाएंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ना चालू करते हैं हम. फिर यहाँ पे ज़रा बच्चों ध्यान देना, आ गया वापस, फिर आ गए हम लोग वहीं पे. परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. कितने टाइप के मार्केट है यहाँ पे तुम देख सकते हो. मार्केट इतने हैं, जिसमें से हम कहाँ से चालू करने वाले हैं, हम चालू करने वाले हैं सीधा परफेक्ट कंपटीशन से. वी बिगिन विद द class, pay attention. We begin with the basic market structure. Perfect competition takes the example of the market that sells the wheat, rice, fruits, vegetables, and stock markets, securities, and there are the many more things. In these markets, a fairly the large number of people sell their standardized product, and here a single price prevails at a given point of time. To understand how such a market works, we need to understand the theoretical aspect of a perfect competition. ये सब जानना है, अगर हमें पता करना है कि ये सब चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, कैसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं, कैसे हम मार्केट में सेल करते हैं, कैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मैनेज कर पाते हैं अपने आप को वो पर्टिकुलर टाइम में, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज देयर इन द परफेक्ट कंपटीशन. Theoretically, the perfect competition is a type of a market structure that is primarily used as a benchmark or the model against which the other market structures are compared. ये क्या होता है, एक मॉडल है, एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है, वे जो हम यूज़ करते हैं, एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है जिससे हमको कंपैरिजन करना है अपने अदर मार्केट कंडीशंस को, अदर मार्केट स्ट्रक्चर को, कि इसके कंपैरिजन में वो मार्केट स्ट्रक्चर कितना कैसा परफॉर्म कर सकता है, कितने सेलर्स चाहिए. देयर आर द मेनी मोर थिंग्स. द मोर अ मार्केट स्ट्रक्चर डेविएट्स फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन, द मोर इम्परफेक्ट इट इज़ कंसिडर्ड. जितना मार्केट परफेक्ट कंपटीशन से दूर जाएगा उतना ही वो क्या होगा, इम्परफेक्ट होगा. जितना ही परफेक्ट कंपटीशन से मार्केट दूर जाएगा वही उतना ही वो क्या होता जाएगा, इम्परफेक्ट होता जाएगा. द मोर अ मार्केट स्ट्रक्चर डाइवेट्स फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन, द मोर इम्परफेक्ट इट इज़ कंसिडर्ड. एंड मोनोपोली इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन. वो तो पता है हमें. मोनोपोली क्या है क्लास, मोनोपोली तुम्हारा एग्जैक्ट अपोजिट है किसका, परफेक्ट कंपटीशन का. एंड द परफेक्ट कंपटीशन इज अ आइडल मार्केट स्ट्रक्चर विच अल्टीमेटली लीड्स टू द ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन करना. बाय यूजिंग द लेस रिसोर्सेज वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज नथिंग बट द ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. Apart from this, we're going to directly start with the perfect competition class. Let's not waste our time. Perfect competition, a market becomes perfectly competitive when these conditions exist. ये कंडीशन नहीं, ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. एक मार्केट परफेक्ट कंपटीशन तभी बनेगा जब कुछ फीचर्स है जो वो सेटिस्फाई करे, कुछ कंडीशंस जो है वो पर्टिकुलर मार्केट सेटिस्फाई करनी चाहिए. अब पहला क्या है तुम्हारा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. Very large number of buyers and sellers, both the buyers and sellers are in a large number, so that individually neither the buyer or nor the seller is in the position to influence the price. Individual buyer और individual seller प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. पिछले लेक्चर्स भी हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअली क्या होगा, इंडिविजुअली दे कांट डू एनीथिंग. उनको क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिवली सबको साथ में आना पड़ेगा. अगर मैं इंडिविजुअली सोचूं कि प्राइस को क्या किया जाए, प्राइस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाए, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मार्केट जो प्राइजेज़ हैं, जो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन के केस में है, ये प्राइस जो है डिसाइड की गई है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से. सब ने मिल के डिसाइड किया है भाई प्राइस. तो अकेले मैं चेंज नहीं कर सकता, ना ही आप चेंज कर सकते हैं अकेले इंडिविजुअली. सो यहाँ पे क्या होता है, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सेम. अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट. जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे आपको क्या करना है, बेचना है. जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे आप बेचेंगे. इंडिविजुअली आप कुछ चेंज नहीं कर सकते. अ सिंगल सेलर कैन नॉट इंक्रीज द प्राइसेस. इफ इट डज ही विल नॉट गेट द बायर्स, and the buyers cannot bargain for a lower price as there are the enough buyers at a prevailing price.
अगर तुमने प्राइस कम कर लिया तुम्हें बायर नहीं मिलेंगे। और इतने अगर बायर की बात की जाए, बायर जो है नेगोशिएशन करेगा तो सेलर जो है उन्हें सेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, तो एक सेलर को या एक बायर के चक्कर में रहना और उनसे ही परचेज़ करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाती हैं। अगर आप सोचें कि हाँ मैं एक ही सेलर से परचेज़ करूँगा और उसी से ही परचेज़ करना है, तो भी वो क्या करेगा, ही विल नॉट गोइंग टू चेंज द प्राइस वहाँ पे भी चेंज नहीं होने वाला है, सबसे पहली बात। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स प्राइस होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर in such a case. Apart from this, if you're going to see, the second one is homogeneity. Now homogeneous का मतलब क्या होता है? Homogeneous का मतलब होता है same size, same color, same shape, all the qualitative or quantitative differences it will not be there in case of a perfect competitive commodity. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो कमोडिटी होता है, ना ही उसका कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है, ना ही क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है। हर एक चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है। इट इज़ नॉट क्वालिटेटिवली डिफरेंट, नॉट अ क्वांटिटेटिवली इट इज़ डिफरेंट। सो ये क्या होता है, सेम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू गोइंग टू सी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, जैसा बताया गया तुमको क्लास। फ्री एंट्री एंड एग्जिट आपको पता है, इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आप फ्रीली आ सकते हैं, आप फ्रीली मार्केट छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं करेगा मार्केट में रहने के लिए, कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं करेगा मार्केट से निकलने के लिए। That is a free entry and exit. There is no restrictions whatsoever of any producers to produce a commodity and sell it in the market. Restrictions may be in the form of a government's license or the permit. हाँ, हो सकता है कुछ there are the certain businesses जहाँ पे गवर्नमेंट से तुम्हें लाइसेंस लेना पड़े, गवर्नमेंट से तुम्हें परमिट लेना पड़े, वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि there is a no free entry and exit. बट ये जो restrictions होंगे वो गवर्नमेंट के तरफ से होंगे। यहाँ पे सेलर्स और बायर्स तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, ना ही सेलर्स तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द सेलर्स साइड, इट इज़ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट के साइड से रिस्ट्रिक्शन हो सकता है लाइसेंस के केस में कि तुम पहले लाइसेंस ले लो, फिर उसके बाद तुम क्या करो, बिजनेस करो, वो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, द रिस्ट्रिक्शंस में भी इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट परमिट और लाइसेंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, इनएडुकेट फाइनेंस एक्सेट्रा, ये सब लिमिटेशन हो सकते हैं। भाई तुम्हारे पास अगर पैसे ही नहीं है, तुम्हारे पास अगर लाइसेंस ही नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो कैसे तुम कंपटीशन करोगे, कैसे तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे परफेक्ट कंपटीशन में? वही बेसिक चीज़ें हैं। तुम्हारे पास ना ही लाइसेंस है, ना ही फंड्स है, ना ही फाइनेंस है, ना ही तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तो वो सब सिचुएशन में क्या कर सकते हो, तुम एंट्री नहीं कर सकते। सिमिलरली अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू वाइंड अप हिज बिजनेस विदाउट एनी प्रॉब्लम, लीगल और पॉलिटिकल। सच फ्रीडम्स अवॉइड्स द एक्सेस सप्लाई और द शॉर्टेज। अगर तुम्हें अपना बिजनेस बंद करना है, गवर्नमेंट तुमसे पूछेगी नहीं तुम अपना बिजनेस क्यों बंद कर रहे हो, कस्टमर्स भी नहीं आएंगे पूछने के लिए तुम अपना बिजनेस क्यों कर रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो। सेलर्स भी नहीं पूछेंगे कि भाई तुम अपना बिजनेस क्यों बंद कर रहे हो। करना क्या है, हमें बंद कर देना है, बंद करना है, बंद करो, हमारा ही बेहतर है। अगर हम सेलर है तो हमारे लिए अच्छा है, तुम बंद करो, तुम्हारे कस्टमर्स भी हमारे पास आना चालू हो जाएंगे। दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन इज। इसके साथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट के साथ आता है तुम्हारा कंप्लीट मार्केट इन्फॉर्मेशन। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं क्लास कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, सबको मार्केट के बारे में पता है, सबको मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ना ये मार्केट का इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि कितना प्राइस मार्केट में चल रहा है, कितनी क्वांटिटी, कौन सी क्वालिटी, एंड देयर आर द मनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, मार्केट, सेलर एंड द बायर। सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से सेलर के पास कितना क्वांटिटी है, कितने कौन से प्राइसेस मार्केट में चल रही है, एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स। There should be the perfect knowledge or the complete information about the market price, demand, supply, etc. and it is expected to be possessed by all the buyers and the sellers. Such knowledge will prevent the buyers from the paying a higher prices and the sellers charging the different prices. What is prevailing in the market, उसी पे क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे ट्रांजैक्शन। अगर बायर को पता नहीं है कि कितना प्राइस चल रहा है तो सेलर क्या करेगा, ठग लेगा। अगर सेलर को पता है कि बायर को पता नहीं है किसी प्राइजेस के बारे में, तो सेलर विल गोइंग टू चार्ज द हायर प्राइस। अगर सेलर को पता नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन बायर के बारे में, तो दैट इज़ अ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। सो वहाँ पे क्या होता है, एक परफेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है दोनों जन को। देन देयर इज़ अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का परफेक्ट मोबिलिटी होता है कहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन के केस में। क्यों होता है? क्योंकि अगर एक शॉप पे अगर वो लेबर काम कर रहा है, इफ़ ही वांटेड टू शिफ्ट टू द सेकंड शॉप, तो वो लेबर क्या कर सकता है? वो लेबर मोबिलिटी कर सकता है, वो लेबर यहाँ पे आ सकता है, वो लेबर क्या कर सकता है? यहाँ पे आ सकता है। परफेक्ट मोबिलिटी उसे बोला जाता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। चाहे तुम पार्ले की कंपनी में काम करो या फिर सनफिस्ट की कंपनी में काम करो, चाहे तुम लाइबॉय का मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे तुम डेटॉल का मैन्युफैक्चरिंग करो, ये वेजिटेबल मार्केट में बैठो या फिर दूसरे सेलर के पास बैठो, यहाँ पे क्या होता है? ये सब सिचुएशंस में लेबर्स को कुछ आइडिया होता है कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये अगर एक वेजिटेबल वेंडर है, एक वेजिटेबल वेंडर के पास वो लेबर काम कर रहा है और ही वांटेड टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी, बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजंस, क्या होता है? मोबिलिटी होती है। तो ये जो लेबर है यहाँ पे काम नहीं करना चाह रहा है, इसे काम करना है दूसरी जगह पे, तो ही कैन मूव, बिकॉज यहाँ पे भी उसे वेजिटेबल सेल करना है, यहाँ पे भी वेजिटेबल सेल करना है। और कैसे वेजिटेबल सेल करना है? ही इज़ अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं एक सेलफोन बेचने वाले सेल्समैन को शैम्पू बेचने के लिए लगा रहा हूँ या शैम्पू बेचने वाले सेल्समैन को लैपटॉप बेचने के लिए लगा रहा हूँ। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सबके, ऑल द लेबर्स के पास। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर हैविंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। सो इसके लिए क्या कर सकते हो? परफेक्टली मोबाइल कर सकते हैं। मैं तुम्हारे यहाँ पे आ सकता हूँ, तुम मेरे यहाँ पे आ सकते हो। अगर दोनों को पता है कि एक्चुअल में दोनों को क्या करना है, तो वो परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे दैट perfect mobility, it must be there. It mainly applies to the labor and capital. Perfect mobility helps the diverting the factors to those areas where there is a more demand from the one where the demand is deficient. There should be the perfect mobility. सबको पता होना चाहिए कि कौन किसको क्या करना है, कौन से काम, कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म करने हैं। There should be the perfect mobility. Next one, if you're going to see the no transportation cost, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कर सकते हैं। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया, अगर तुम और मैं दोनों जन, सपोज मैं जो है मुंबई में, आई एम स्टेइंग इन द मुंबई, आई एम लिविंग इन द मुंबई, एंड आप रहते हैं पुणे में। सो मुंबई में मैं रहता हूँ, आप रहते हैं पुणे में, और हमारा जो मार्केट है, हमारा जो बिजनेस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ मुंबई में, मैं कहाँ रहता हूँ? मुंबई में। आप रहते हैं कहाँ पे? पुणे में। हमारा मार्केट कहाँ पे है? लेट्स से मार्केट हमारा है CST में। मार्केट कहाँ है? CST है। और मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है, समझ लो, नवी मुंबई में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो गुड्स एंड सर्विसेज मुंबई वाला मैन्युफैक्चरर जो है, जो मैं हूँ, मैं अपने गुड्स एंड सर्विस को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे उतने एक्सपेंडिचर, उतने खर्चे नहीं आएंगे जितने जो पर्सन, जो सेलर है, जो पुणे में रह रहा है, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अगर ट्रांसपोर्ट करेगा नवी मुंबई में, उसको जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना होगा उससे कई ज़्यादा कम मैं पे करूँगा। दैट मीन्स व्हाट? द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इट शुड नॉट बी देयर। अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चर करके मुंबई मार्केट में सेल कर रहा हूँ, एंड यू आर स्टेइंग इन द पुणे एंड यू वांटेड टू सेल योर प्रोडक्ट इनटू द पुणे, इनटू द मुंबई मार्केट, सो यहाँ पे क्या होगा? मुंबई मार्केट में तुम्हें भी बेचना है, तो तुम क्या करोगे? वहाँ से ट्रांसपोर्ट करोगे। सो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, उसके लिए तुम एक्सक्यूज़ नहीं दोगे कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा प्राइस में सेल करना है। क्यों ज़्यादा प्राइस में सेल करना है? भैया मैं पुणे से आया हूँ, मैं पुणे से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया हूँ? शिफ्ट किया हूँ। आई हैव ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर, ट्रांसपोर्ट किया है मैंने पुणे से, इसीलिए जो है मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो मैं क्या करूँगा? मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँगा, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया है। आपके कंपैरिजन में मैंने एक्स्ट्रा पे किया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसका चार्जेस मुझे लगाना है। वैसा भी ये भी पॉसिबल नहीं है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी देयर। मुंबई वाला अगर CST या नवी मुंबई में बेचता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको नहीं लग रहा है,
पुणे वाले को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है तो पुणे वाला क्या बोलेगा, भैया मुझे प्राइस क्या करनी है, बढ़ानी है। अगर ये सोच रहे हो तो परफेक्ट कंपटीशन में तुम्हें नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट कम इनटू द परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व और वेरी लिटिल बिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन विच यू कैन survive actually. The factors of production of the goods are transported from one place to another production the market without any cost. The transportation cost does not arise if we take small geographical areas where the production or the sales take place within this area. An agriculture product can be sold in the same village or the town without एनी इनकरिंग द मच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मुंबई वाला मुंबई में बेच सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना नहीं आएगा और आता भी है तो वो बेयर कर लेगा। बट पुणे से अगर तुम अपने माल को सेल कर रहे हो यहाँ पे मुंबई में तो वहाँ पे तुम्हें पॉसिबिलिटी, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। दैट इज़ नथिंग बट वॉट योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जैक्टली इज। देन आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी this condition is assumed to avoid any possibility of charging a higher prices on the pretext of the transportation. Under the above conditions for the particular commodity there can be only single uniform price throughout the market. जैसा मैंने आपको बताया भैया, मैं एक जना है मार्केट में, ही वांटेड टू सेल हिज वेजिटेबल और ही वांटेड टू सेल अ फ्रूट। मैं कहाँ से आ रहा हूँ भाई, मैं यहाँ आ रहा हूँ पुणे से मैं अपने वेजिटेबल सेल करने आ रहा हूँ वाशी में, पुणे से आ रहा हूँ मैं नवी मुंबई में। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बंदा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करेगा, पे करेगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा प्राइस अगर चार्ज करने की कोशिश करता है तो वो केस में वो मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं रहेगा और nobody will going to allow that person to charge the higher price. Even he is charging the higher price, nobody will going to purchase the any quantity of goods, any quantity of a fruit or the vegetable from that particular person. A distinction is usually made between the pure and the perfect competition. Of the 6 conditions mentioned above, the first 3 conditions make the competition pure. Now जो अभी तक हमने 6 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, 6 कंडीशंस हमने कवर किए हैं, वो 6 कंडीशंस जो हैं उसमें से 3 कंडीशंस आपके प्योर के हैं और बाकी के 3 किसके हैं, मोनोपोली के हैं। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका बिहेवियर ऑफ द प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। फर्स्ट 3 कंडीशन जैसा कि बात किया हमने वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। सो फर्स्ट 3 कंडीशन जो है आपका प्योर कंपटीशन होता है और रिमेनिंग 6 जो है, रिमेनिंग जो 3 इंक्लूडिंग फर्स्ट 3 जो टोटल 6 है आपके होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बाद। सो परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन ये हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ नथिंग बट द बिहेवियर, AR, TR, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे। सो बिहेवियर ऑफ द प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ व्हाट डू मीन बाय द प्राइस? प्राइस का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ मनी जो हम चार्ज करते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अमाउंट ऑफ मनी जो हम चार्ज करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है और थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसे बोला जाता है क्या, प्राइस। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट योर, यहाँ पे देख सकते हो, टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट योर प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है? टोटल रेवेन्यू का होता है मतलब होता है कि टोटल में, इन टोटल तुमने कितने रेवेन्यू अर्न की बाय सेलिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट। अगर मैं एक इंडिविजुअल सेलर हूँ क्लास और मैं पूरे दिन में अगर 100 यूनिट सेल करता हूँ मार्केट में, सपोज इफ आई एम सेलिंग हाउ मच, 100 यूनिट्स into the market at the rate of 10 rupees per unit, so मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 1000। तो ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस क्या है आपका, टोटल रेवेन्यू। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी और क्वांटिटी इनटू द प्राइस करो, मिल जाएगा क्या तुम्हें, टोटल रेवेन्यू। अगर मैं दिन में 100 यूनिट सेल करता हूँ
और प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ 10 रुपीज़, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 1000। सो टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल कितना रेवेन्यू, कितना इनकम तुम अर्न कर रहे हो एक पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, बाय सेलिंग द आउटपुट, बाय सेलिंग योर ओन गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट। दैट इज नथिंग बट योर टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली इज। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट, एवरेज हमने पढ़ा हुआ है मीन मीडियन मोड। एवरेज इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है तुम्हारा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो अंडर द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एंड इन द टेबल 2.1 द प्राइस 30 हैज रिमेन्ड द सेम फ्रॉम द आउटपुट 1 to 8। नाउ टेबल नंबर 22.1 इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू, प्राइस और क्वांटिटी की जब बात की जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट इट, सो प्राइस इनटू क्वांटिटी आपका आता है टोटल रेवेन्यू, एंड व्हेन यू विल गोइंग टू डिवाइड द टोटल रेवेन्यू विद द क्वांटिटी यू विल गेट द एवरेज रेवेन्यू। एंड अनफॉर्चुनेटली प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तुम्हारा क्या होता है, इक्वल होता है। प्राइस जो है तुम्हारा इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू के। कैसे, तो बेटा ऐसा है कि प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस, वो अमाउंट जो हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए चार्ज करते हैं बायर से, और एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट ऑन एन एवरेज कितना प्राइस चार्ज करते हैं हम बायर से। जरा ध्यान से सुनना, प्राइस का मतलब होता है एक सर्टन अमाउंट जो हम चार्ज करते हैं एक कमोडिटी के लिए, दैट इज व्हाट योर प्राइस। एंड एवरेज रेवेन्यू मीन्स ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू हमने अर्न किया है, कितना प्राइस चार्ज करके कितना अमाउंट अर्न किया है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। सो बोथ द मीन्स आर सेम एक्चुअली। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट योर प्राइस। Under the perfect competition, the price of a commodity remains the same during the given period, and in the table number 2 you can see. Now table number 20.1 जरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान देना आप लोग। Now all of you can see this table number 2.1 profit maximization। जरा ध्यान देना, ये है हमारा perfect competition का बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे पहला आता है आपका प्राइस। प्राइस के बारे में आपको पता है, प्राइस ये इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू के। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम है। परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस क्या होता है, इक्वल होता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है हमको। नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, ऑल द पीपल्स विल कम टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड द सिंगल प्राइस। और वो सिंगल प्राइस चाहे तुम एक क्वांटिटी लो, 2 क्वांटिटी लो, 100 क्वांटिटी लो, 1000 क्वांटिटी लो, कितनी भी क्वांटिटी तुम सेलर से परचेज करो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेलर तुमको सिंगल प्राइस ही चार्ज करेगा। भले ही तुम 1000 क्वांटिटी तुम परचेज कर लो, 1000 kg परचेज करो, 2000 kg परचेज करो, 2500 kg परचेज करो, प्राइस तुमको क्या होगा, एक ही चार्ज होगा, एक ही प्राइस है, फिक्स प्राइस है इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। सो एज यू कैन सी हर एक केस में कितना है प्राइस, 30,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। भले ही क्वान्टिटी तुम्हारी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, प्राइस क्या है, सेम। हाउ वी आर गेटिंग द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला तुम्हें बताया गया है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है और कितना प्राइस है एक एक क्वांटिटी का, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी इज नथिंग बट योर टोटल रेवेन्यू। देन टोटल कॉस्ट विच इज गिवन, विच विल बी गिवन इन द obviously the textbook, which will be given in the exam, which will be given in the sum। and total revenue कैसे कैलकुलेट हुआ, टोटल रेवेन्यू हमने प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। सो ये हो गई आपकी क्वांटिटी, ये हो गई आपकी क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस। क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करो, देखो आ गया तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस, मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा टोटल रेवेन्यू आ गया। सो टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट दैट कॉन्सेप्ट जो है टोटल कितना हमने इनकम अर्न किया है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच वी हैव अर्न बाय सेलिंग द आउटपुट इनटू द मार्केट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वो पर्टिकुलर पीरियड जो होता है वो एक दिन भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, और इट मे बी द
5 years or 10 years depending upon your situation. So total revenue is means what, कौन से टाइम पीरियड का तुमको रेवेन्यू चार्ज करना है, रेवेन्यू तुमको फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट. In the similar manner, if you're going to see the explanation part class over here, price is equals to what? Price is equals to average revenue. P into Q से तुम्हारा निकला ये, और TR अपॉन Q से निकला तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू. तो सेम है, सिमिलरली है. 1000 kg अगर मैं सेल करता हूँ 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो मुझे मिलता है टोटल रेवेन्यू कितना, 10,000 का. इन द सिमिलर मैनर यही 10,000 को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है क्या, एवरेज रेवेन्यू, विच इज़ नथिंग बट द प्राइस. एवरेज रेवेन्यू ही तुम्हारा प्राइस होता है, प्राइस ही तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज एन additional revenue earned by the selling an additional unit, and since the price remains the same, additional revenue earned by the firm is equals to the price, that is equals to the AR, and therefore the AR is equals to your MR. Marginal revenue is nothing but the additional revenue which I am earning by selling an additional output. एडिशनल रेवेन्यू जो मैं अर्न कर रहा हूँ एडिशनल आउटपुट सेल करने के बाद, वो क्या होता है, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू होता है. सपोज फॉर एग्जांपल मेरी एक हैबिट है, सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग द हैबिट ऑफ अ सेलिंग, और यू कैन से मैं क्या करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, मेरा कितना खपत है, हाउ मच इज़ माई कंजम्पशन और हाउ मच आई एम प्रोड्यूसिंग बेसिकली. ऑन अ डेली बेसिस सपोज आई एम सेलिंग 100 यूनिट्स. होता है, मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे उतार चढ़ाव होते रहते हैं. सपोज डेली बेसिस में मैं कितना सेल करता हूँ, 100 यूनिट्स. प्राइस कितनी है, 10. टोटल रेवेन्यू मेरा कितना है, 1000. सो दिस इज योर प्राइस, दिस इज सपोज 1000 मैं सेल करता हूँ 10 के हिसाब से, आई एम गेटिंग 10,000 रुपीज़. So this 1,000 is nothing but it's nothing but your quantity. This 10 is nothing but your price, and this is your total revenue. But suddenly due to the certain situations, कोई reason से फेस्टिवल आ गया, रिसेशन आ गया, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, बिजनेस में ये होता है, किसी दिन आप 100 यूनिट सेल करोगे, किसी दिन आप 0 यूनिट सेल करोगे. फेस्टिवल आया, ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाता है. फेस्टिवल गया, डिमांड ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है. सम टाइम रिसेशन, सम टाइम एक्सपांशन, वो सब चीज़ें होती रहती है बिजनेस में. तो डेली बेसिस में मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज 1000 क्वान्टिटी मैं सेल करता हूँ. अब किसी दिन क्या हुआ कि ये जो 1000 क्वान्टिटी की जगह पर मैंने कितना सेल किया, 1100. बिकॉज ऑफ द सर्टन रीज़न मैंने सेल किया 1100. 1100 यूनिट मैंने क्या की, सेल की उस दिन, और उसमें मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपीज़ के हिसाब से मेरा टोटल रेवेन्यू उस दिन आया कितना, 11,000. सो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, डेली का मेरा कितना कंजम्पशन है, डेली का प्रोडक्शन, डेली का सेल मेरा 1000 है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू टू द सर्टन रीज़न मैंने क्या किया, 1100 किसी दिन मार्केट में मैंने सेल कर दिया. 1100 यूनिट मैंने क्या की, सेल की. तो यहाँ पे डेली बेसिस पे 1000 यूनिट मैं सेल कर रहा हूँ, और किसी दिन बिकॉज ऑफ द सर्टन रीज़न मैंने 1100 यूनिट सेल कर दी. तो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो एडिशनल 100 यूनिट में जो मैंने सेल की है, उस पर जितना भी मैंने रेवेन्यू अर्न किया है, दैट विल बी माई मार्जिनल रेवेन्यू. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस में मैं 10,000 अर्न करता हूँ, उस दिन मैंने कितना अर्न किया, 11,000. सो डिफरेंस कितना आया, 11,000 माइनस 10,000, डिफरेंस आया कितने का, तो ये 1000 ये मेरा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू. ये 1000 क्या हो गया मेरा, मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट द एडिशनल रेवेन्यू विच वी हैव अर्नड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट. एडिशनल यूनिट सेल करने के बाद एडिशनल रेवेन्यू तुम कितना जनरेट कर रहे हो, कितना आ रहा है, वो हो गया क्या तुम्हारा मार्जिनल revenue. Are you getting it, class? Pay attention and try to understand. This is a very important one. So over here if you're going to see what exactly is taking. तो marginal revenue के केस में वही हो रहा है. marginal revenue जो है आपका,
ये एडिशनल रेवेन्यू है जो हमने एडिशनल यूनिट क्या की है, सेल की है। अगर जैसे सेम एग्जांपल 1000 यूनिट्स मैं रेगुलरली सेल करता हूँ और किसी दिन 1100 यूनिट मैंने सेल कर दी, 10 रुपये के हिसाब से मुझे 11,000 आ गया, यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से मुझे नॉर्मली 10,000 आता है। तो डिफरेंस जो है, द डिफरेंस बिटवीन टू टोटल रेवेन्यू इज़ नथिंग बट योर MR, मार्जिनल रेवेन्यू आया मुझे कितने का, 1000 का। Since the price remains the same, the additional revenue earned by the firm is equals to the price. Perfect competition केस में क्या होता है, perfect competition के केस में marginal revenue is equals to your average revenue. कैसे, तो जरा ध्यान देना, marginal revenue तुम्हारा होता है किसके, average revenue से। कैसे, तो देखो यहाँ पे marginal revenue we are calculating with the help of a difference between the two total revenues. अब यहाँ पे प्राइस देख लो, प्राइस कितना है, 30, टोटल रेवेन्यू कितना है, this is your total revenue. So the difference between two total revenue is nothing but your marginal revenue. तो marginal revenue यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे marginal revenue जो है दो total revenue के बीच का difference है। so यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो 30 minus 0 करो, if you're going to solve, so 30 minus 0 how much you will get, 30. then 60 minus 30, 60 माइनस 30 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 30. 90 माइनस 60, 30. 120 माइनस 90, 30. 150 माइनस 120, 30. 180 माइनस 150, अगेन 30. सो इफ यू गोइंग टू सी मार्जिनल रेवेन्यू के केस में और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के केस में मार्जिनल रेवेन्यू है तुम्हारा, marginal revenue is equals to your average revenue is equals to your price. MR is equals to AR and it is equals to the price. क्यों ऐसा है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइसेस चेंज नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस जब चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई चेंज होता है, जिसकी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू चेंज हो जाता है। सो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल यूनिट हम सेल कर रहे हैं, लेकिन वो एडिशनल यूनिट जो है सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सिंगल प्राइस ही प्रीवेल होती है। सो दिस इज वॉट योर एग्जैक्टली द मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे MR और TR दोनों, MR एंड AR दोनों क्या है, इक्वल है बिकॉज ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ऑफ नाउ वी कंप्लीटेड टिल द MR एंड नाउ पे अटेंशन, दिस इज वॉट योर एग्जैक्टली इज। दैट्स वाई ओवर हियर हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं MR क्या है तुम्हारे AR के इक्वल होता है। और टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ द मनी अर्न बाय द फर्म बाय सेलिंग द गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड इट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय द फर्म एट अ वेरियस लेवल ऑफ द सेल्स। टोटल रेवेन्यू तुमने कितना अर्न किया है टोटल क्वांटिटी सेल करने के बाद में, वेरियस लेवल ऑफ द सेल ऑफ द आउटपुट कितना तुमने रेवेन्यू जनरेट किया है, वो होता है तुम्हारा टोटल रेवेन्यू एंड इट इंक्रीजेस एट द सेम रेट। द TR इज अ स्ट्रेट लाइन मूव्स अपवर्ड टू द राइट। ये सब चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं इन द टेबल 2.1 में ऑलरेडी। नेक्स्ट वन इज योर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट है जैसा मार्जिनल रेवेन्यू तुम्हारा एडिशनल रेवेन्यू होता है एडिशनल यूनिट के सेल करने के बाद, वैसे मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट एडिशनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग द एडिशनल आउटपुट। नॉर्मली मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, सडनली कहीं से एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया 100 यूनिट्स का, एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया 50 यूनिट्स का, एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया 10 यूनिट्स का। तो जो 10, 50 और 100 जो एक्स्ट्रा ऑर्डर आ रहे हैं मुझे उस पर्टिकुलर डे पे, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट इज। सो दिस थिंग्स विल गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड विल गोइंग टू डू इन अ बेटर मैनर in our upcoming lecture. Till the time what all of you will going to do, you will going to revise this perfect competition and we'll continue in the next lecture. तब तक के लिए आप पिछले लेक्चर्स को क्या करो, रिवाइज करो और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में MR और AR के बारे में जानेंगे। Till the time, be there with us, subscribe our channel, watch our videos regularly because it is very important and be there with our journey of economics. Thank you.